मनोविज्ञान क्या है? ज्ञान की किसी भी विद्या को परिभाषित करना कठिन होता है, क्योंकि वह सभी जगह विकसित होता रहता है, क्योंकि जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है, उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। यह बात मनोविज्ञान के विषय में और अधिक सही है। बहुत पहले अब जैसे विद्यार्थियों को बताया गया होगा कि मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों साइकी अर्थात आत्मा और लागोस अर्थात विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना है। मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन था, परंतु तब से इसका केंद्रीय बिंदु बहुत अधिक बदल चुका है तथा यह अपने को एक वैज्ञानिक विद्या के रूप में स्थापित कर चुका है, जो मानव अनुभव एवं व्यवहार से प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। इसमें जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उसका कार्य क्षेत्र कई स्तरों तक फैल चुका है, जैसे वैयक्तिक, द्विजन जिसमें दो व्यक्ति, समूह तथा संगठनात्मक। इनमें से कुछ का वर्णन हम करेंगे। इनके जैविक तथा सामाजिक आधार भी होते हैं, इसलिए स्वभावतः इनके अध्ययन की विधियाँ अलग-अलग होती हैं, क्योंकि वे उस तथ्य पर निर्भर करती है जिसका अध्ययन करना है। किसी भी विद्या की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन बातों का तथा कैसे उनका अध्ययन करना है। वास्तव में वह कैसे अथवा किन विधियों का उपयोग करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहार का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसा करने के लिए मनोविज्ञान जैविक तथा सामाजिक विज्ञानों की विधियों का उपयोग व्यवस्थित ढंग से प्रदत्त प्राप्त करने के लिए करता है। यह प्रदत्तों की अर्थवत्ता बताता है कि जिससे वे ज्ञान के रूप में संगठित किए जा सकें। परिभाषा में 3 पदों मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव एवं व्यवहार को समझा जाता है। जब हम कहते हैं कि अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है, तो हमारा आशय चेतना अथवा मानसिक प्रक्रियाओं मेंटल प्रोसेस से होता है। जब हम किसी बात को जानना या स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं, तो हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। मस्तिष्क की क्रियाओं के स्तर पर ये मानसिक प्रक्रियाएं परिलक्षित होती हैं। जब हम किसी गणितीय समस्या का समाधान करते हैं, तो हम देखते हैं कि मस्तिष्क किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। हम मानसिक क्रियाओं एवं मस्तिष्क की क्रियाओं को एक नहीं मान सकते, यद्यपि वे एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। मानसिक क्रियाएं एवं कोशिकीय क्रियाएं एक दूसरे से आच्छादित लगती हैं, परंतु वे समरूप नहीं होती। मस्तिष्क से भिन्न मन की कोई भौतिक संरचना अथवा अवस्थिति नहीं होती। मन का आविर्भाव एवं विकास होता है। ऐसा तब होता है जब इस संसार में हमारी अंतःक्रियाएं एवं अनुभव एक व्यवस्था के रूप में गतिमान होकर संगठित होते हैं, जो विविध प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं के घटित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मस्तिष्क की क्रियाएं इस बात का संकेत देती हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, परंतु हमारे अनुभव एवं
मानसिक प्रक्रियाओं की चेतना कोशिकीय अथवा मानसिक की क्रियाओं से बहुत अधिक होती है। जब हम सोते हैं तब हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती है। हम स्वप्न देखते हैं और सूचनाएं भी ग्रहण करते हैं, जैसे दरवाजे का खटखटाया जाना हम सोते समय भी जान जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम सोते समय सीखते हैं और स्मरण भी करते हैं। मनोवैज्ञानिक स्मरण करने, सीखने, जानने, प्रत्यक्षण करने एवं अनुभूतियों में रुचि लेते हैं। वे इन प्रक्रियाओं का अध्ययन यह जानने के लिए करते हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है तथा हमारी सहायता करने के लिए, जिससे हम अपनी मानसिक क्षमताओं के उपयोग एवं उनके अनुप्रयोग में सुधार कर सकें। मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभवों का भी अध्ययन करते हैं। अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। हम प्रत्यक्षतः न तो दूसरों के अनुभवों का प्रेक्षण कर सकते हैं और न ही उसके विषय में जान सकते हैं। अनुभव करने वाले व्यक्ति ही अपने अनुभव को जान सकता है अथवा उसके प्रति सचेतन हो सकता है। इसलिए अनुभव हमारी चेतना में रचा बसा रहता है। मनोवैज्ञानिकों ने लोगों की उस पीड़ा पर ध्यान दिया है जो अंतिम सांसें गिन रहे रोगियों में दिखाई देती है, अथवा उस मनोवैज्ञानिक पीड़ा पर जो शोकार्त होने पर होती है। साथ ही साथ धनात्मक अनुभूतियों का भी, जो हम रोमांच करते समय अनुभव करते हैं। कुछ गूढ़ अनुभव भी होते हैं। जो ध्यानावस्था होता है तो वह चेतना के एक भिन्न धरातल पर पहुंचता है तथा एक नवीन अनुभव को उत्पन्न करता है। अथवा जब कोई नशेड़ी किसी नशीली दवा का सेवन करता है, सेवन से हवा में उड़ने के लिए करता है। यद्यपि ऐसी दवाएं हानिकारक होती हैं, अनुभवकर्ता के आंतरिक एवं बाह्य दशाओं से प्रभावित होते हैं। यदि गर्मी में किसी दिन आप भीड़ वाली बस में यात्रा करते हैं तो आपको वैसी ही असुविधा की अनुभूति होती है, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं। इस प्रकार अनुभव के स्वरूप को आंतरिक एवं बाह्य दशाओं के जटिल परिदृश्य का विश्लेषण करके समझा जा सकता है।